स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 9 के पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का पाठ नंबर 1, जिसका शीर्षक है इस जल प्रलय में, जिसके लेखक है श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस जल प्रलय पाठ का संपूर्ण सारांश और इसके प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 1921 ईस्वी में जो है गांव औराही हिंगना। प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म गांव औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में सन 1921 को हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा नेपाल में हुई थी। सन 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे रेणु की नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय योगदान रहा। ग्रामीण आंचलिक जीवन के कथाकार के रूप में प्रसिद्ध रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन रागात्मक और रसमय चित्र प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम प्रदान किया। और श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी की मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई। रेणु जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे। ये रेणु जी के प्रसिद्ध उपन्यास थे। हैं ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अगिन खोर, ये श्री रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, ये श्री रेणु जी के प्रसिद्ध रिपोर्टाज हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट, जो हमारे पाठ में इस जल प्रलय नामक शीर्षक से एक निबंध है, यहाँ पे जो लेखक ने बाढ़ पर एक प्राकृतिक आपदा या विभीषिका है, इसको लेखक ने जल प्रलय की संज्ञा दी है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा या विभीषिका है। लेखक ने इसे जल प्रलय की संज्ञा दी है। गंगा और उसकी अन्य सहायक नदियां जब बाढ़ के जल में अपने अपवाह क्षेत्र को प्लावित कर देती, यानी अपने जल को मिला देती हैं, तो उसका जनजीवन पर कैसा असर होता है, यही इस पाठ का वर्ण विषय है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने गांव तथा बिहार के पटना शहर और उसके आसपास के अन्य क्षेत्रों में आई हुई बाढ़ और जल प्लावन यानी जल से भरे हुए क्षेत्रों का वर्णन किया है। अनेक स्मृति चित्रों के माध्यम से लेखक ने बाढ़ की विभीषिका का जो वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है, वो अत्यंत मार्मिक और पाठक के अंतर्मन को झकझोर देने वाला है। और इसके लेखक श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो यहाँ पे विभीषिका का अर्थ होता है बहुत ही ज्यादा भयंकर। तो प्रस्तुत जो पाठ है इस जल प्रलय शीर्षक के अंतर्गत, यहाँ लेखक अपने गांव और अपने आसपास के क्षेत्रों के बाद से पीड़ित होने और उसके अनुभवों को व्यक्त करता है। लेखक अपनी 10 वर्ष की उम्र से ही रिलीफ वर्कर की हैसियत से ग्रामीण विपदाओं से एक शहरी की भांति लड़ता रहा है। यहाँ लेखक सन 1967 यानी 1967 में पटना की बाढ़ को भी स्मरण करता है। लेखक के लिए बाढ़ की विभीषिका यानी बाढ़ की भयंकरता केवल शारीरिक तथा आर्थिक हानि नहीं है, बल्कि वह उसको साहित्य अर्थात सामाजिक व मानसिक जीवन का यथार्थ मानता है। यहाँ लेखक पटना के लगभग सभी इलाकों में बाढ़ का प्रकोप होने का वर्णन करते हुए कहते हैं, लोग पैदल तथा कई प्रकार के वाहनों से बाढ़ के प्रकोप को देखने आते रहे थे। सभी लोग बाढ़ के प्रकोप से पीड़ित क्षेत्रों से संबंधित सूचना से अत्यंत उत्सुक थे। अपने मित्र के साथ एक रिक्शे पर लेखक बैठे और उस रिक्शे वाले से बातें करते हुए लेखक बाढ़ का दृश्य देखने का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। पटना शहर में आई भयंकर बाढ़ के अनुभव और इससे अस्त व्यस्त हुई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के विषय में बताते हुए लेखक स्पष्ट करते हैं कि जब लोगों ने सुना कि आकाशवाणी से यह समाचार सुनाया गया कि उनके स्टूडियो में भी पानी कभी भी किसी भी क्षण प्रवेश कर सकता है, तो लोगों के यह सुनकर दिल दहल उठते हैं। अर्थात सभी लोग बाढ़ के प्रकोप से अव्यवस्थित तथा परेशान हो उठते हैं। लेखक अप्सरा सिनेमा के पास गांधी मैदान का दृश्य देखते हुए कहते हैं, उसे यहाँ जो बाढ़ के प्रकोप को देखने के लिए एकत्रित हुई थी, उसे एक रामलीला में एकत्रित होने वाली भीड़ जैसी प्रतीत होने लगी। अर्थात वहां पे जो सभी लोग इकट्ठे हुए थे, सब जन सैलाब जो जन समूह जो इकट्ठा हुआ था, वहां पे लेखक जो है कि ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि जैसे सब लोग रामलीला का मेला देखने के लिए एकत्रित होते हैं।
पटना शहर के राजेंद्र नगर इलाके में सावधान सावधान की उद्घोषणा करती हुई सरकारी जनसंपर्क विभाग की गाड़ी घूम रही थी। इन सभी दृश्यों से अकुलाने पर लेखक सोने की कोशिश करता है, परंतु उसे नींद न आकर के 1947 और 1949 की बाढ़ की भयंकरता याद आती है। उस समय अपने गुरु स्वर्गीय सतीनाथ भादुड़ी के साथ वह गंगा से पीड़ित क्षेत्रों में राहत तथा सहायता कार्य करने गए थे। लेखक के अनुसार वे राहत सामग्री में सबसे पहले पकाही घाव की दवा, किरोसिन का तेल और माचिस रखते थे। सन 1937 में जब बाढ़ आई थी तब नाव को लेकर लड़ाई हो रही थी। उस समय लेखक बालचर यानी बॉय स्काउट थे। लेखक 1967 की बाढ़ को याद करते हैं, जो कि पुनपुन नदी के जल सैलाब के कारण बाढ़ आई हुई थी। तत्काल ही लेखक को याद आता है कि उनके मित्र तथा स्वजन बाढ़ में फंसे थे। उनसे संपर्क साधना भी नामुमकिन था, क्योंकि टेलीफोन लाइनें भी खराब थी। इस संबंध में जो दृश्य लेखक को अपनी कल्पना में दिखता है, उसे अपने शब्दों में बयान करते हुए लेखक कहते हैं, उसे बाढ़ के पानी में घिरी आसन्न प्रसवा, जो कि उनको गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। आखिरकार लेखक को गहरी नींद आ जाती है और लोगों को उसे झकझोर कर उठाना पड़ा। उठने पर लेखक ने एक बदला हुआ ही दृश्य देखा कि बाढ़ का पानी तेजी से अपने साथ झाग फेल लाता हुआ और दीवारों को डुबोता हुआ आसपास बढ़ रहा था। आगे लेखक कहता है कि अगर उसके पास एक कैमरा इत्यादि होता तो वह बाढ़ के इस प्रकोप को अपनी यादगार में से एक के रूप में कैद कर लेता। देखते ही देखते चाय की दुकान, गोल पार्क की हरियाली जलमग्न हो गए, अर्थात जल में डूब गए। लेखक की कलम भी चोरी हो गई थी। अतः लेखक कहता है कि अच्छा हुआ कि इस प्रकोप के विषय में लिखने हेतु कुछ न बचा था। इस प्रकार लेखक अपने को निराश एवं असहाय महसूस करता है। अर्थात बाढ़ को अपनी आंखों से देखते हुए भी लेखक के पास न तो कलम थी कि वे इसके बारे में कुछ लिखते, और न ही उनके पास कोई कैमरा वगैरह था कि वो उसको रिकॉर्ड करके रखते। इस तरह से लेखक निराश हैं और अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये था इस जल प्रलय पाठ का संपूर्ण सारांश, जो कि मैंने कम से कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक सामान जैसे ईंधन, सब्जियां, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर ली, ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। प्रश्न नंबर 2 है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? इसका उत्तर है, लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला था जहां बाढ़ ग्रस्त लोग शरण लिया करते थे। वह बाढ़ पीड़ितों की मदद कई तरह से कर चुका था। उसने बाढ़ तो देखा था, पर बाढ़ से घिरने, बहने या भोगने का अनुभव नहीं किया था। लेखक बाढ़ के प्रति जिज्ञासु था। वह बाढ़ का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते थे। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह बहुत बेचैन थे। प्रश्न नंबर 3 है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है? इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? पानी कहाँ तक आ गया है, यही शब्द और जिज्ञासा सबके मन में थी। इससे जन समूह की उत्सुकता, सुरक्षा तथा कौतूहल की भावना प्रकट होती है। सब लोग जीवन मृत्यु के इस खेल को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। अब प्रश्न नंबर 4, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? बाढ़ के गेरुआ झाग फेन वाले पानी को जो निरंतर बढ़ता आ रहा था और लोगों के मन में भय उत्पन्न कर रहा था, इसी बाढ़ के जल को लेखक ने मृत्यु का तरल दूत कहा है, क्योंकि ऐसा पानी जन और धन को अपार हानि पहुंचाता है। प्रश्न नंबर 5, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, आपदाओं से निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। सरकार को सभी प्रकार के संभावित खतरों से निपटने के लिए साधन तैयार रखने चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक आपदा से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच गहरा तालमेल बिठाने के प्रयास होने चाहिए। प्रश्न नंबर 6, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, उपर्युक्त कथन द्वारा लोगों की दूसरों को दुखी देखकर आनंदित होने की प्रवृत्ति, संकुचित स्वार्थी मानसिकता, संवेदनहीनता की स्थिति पर चोट की गई है।
एक समय जब दानापुर डूब रहा था तब पटना के लोगों ने उनकी मदद नहीं की थी। अब स्वयं बाढ़ में फंसने पर बाढ़ की पीड़ा महसूस कर रहे हैं। अब आगे है प्रश्न नंबर 7। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? इसका उत्तर हम लिखेंगे। बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था, इसीलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी थी वहीं पान की बिक्री बढ़ गई थी। क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा। जब लेखक को एहसास हुआ कि उनके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से पूछा। गैस की कमी जानकर कोयला और केरोसिन तेल का प्रबंध किया। उसने आलू, प्याज, मोमबत्ती, माचिस, कंपोस्ट की गोलियां आदि का प्रबंध किया। लेखक ने 1 सप्ताह तक अपने पढ़ने के लिए हिंदी, बांग्ला तथा अंग्रेजी पत्रिकाएं भी खरीद ली ताकि बाढ़ के समय अपना समय बिता सके। प्रश्न नंबर 9। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में अक्सर पकाही घाव हो जाता है। बाढ़ के गंदे सड़े जल के कारण लोगों के पांव की उंगलियां सड़ जाती है और तलवों में घाव हो जाता है। प्रश्न नंबर 10। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? इसका उत्तर हम लिखेंगे। नौजवान के उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। ऐसा उसने नवयुवक अर्थात अपने मालिक के प्रति अगाध लगाव रखने की भावना के कारण किया। इसके अलावा ऐसा करके कुत्ते ने स्वामी भक्ति की भावना भी प्रकट की। प्रश्न नंबर 11। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपरोक्त कथन क्यों कहा? लेखक बाढ़ के अनुभव को पूरी तरह जीना और भोगना चाहता है। उधर उसका कलाकार मन चाहता है कि वह बाढ़ के दृश्य को संजो ले। यदि उसके पास मूवी कैमरा, टेप रिकॉर्डर या कलम होती तो वह बाढ़ का निरीक्षण करने की बजाय उसका चित्रण करने में लग जाता। तभी लेखक ने उपरोक्त कथन को कहा है। प्रश्न नंबर 12। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे। जहां मीडिया समाज को जागृत करने का प्रयास करता है वहीं कई बार समस्याओं को बढ़ा भी देता है। उदाहरण स्वरूप बाबरी मस्जिद कांड। इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में दिखाया गया कि जिसके परिणाम स्वरूप पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 यानी अंतिम प्रश्न है। अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए। तो छात्र स्वयं भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने इस प्रश्न का उत्तर लिखा है। सन 2005 में जो बाढ़ आई थी, इस आपदा को मैंने अपनी आंखों से देखा है तो उसको मैंने लिखा है इसमें। सन 2005 में जून जुलाई महीने में उत्तर प्रदेश के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया था। दिन रात प्रलयंकारी वर्षा से पानी बाढ़ के रूप में तहस नहस कर रही थी, तबाही मचा रही थी। सड़कों पर पानी भर गया था। दुकानें तथा बाजार सभी बंद हो गए थे। वाहन सभी बंद थे। करीब हफ्ते भर तक बाढ़ का यह प्रलय लीला चलता रहा। बहुत से लोग अपने दफ्तरों, दुकानों तथा काम करने वाले स्थानों पर फंसे रहे। बिजली भी नहीं आ रही थी। इस त्रासदी में ना जाने कितनी जाने गई और कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इसमें हमने संपूर्ण प्रश्न अभ्यास को कर लिया है। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।